जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी या लॉ के रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। और ये एक और टॉपिक है एडमिन लॉ का, जो कि हम फटाफट रिविजनरी लेक्चर पढ़ रहे हैं। फटाफट नोट्स बहुत प्रिसाइज है, बहुत क्रिस्प है, और आपके 3 घंटे या 2 घंटे में पूरा एलएलबी करवाने का, इस सब्जेक्ट को कवर कराने का चैलेंज लेते हैं, गारंटी लेते हैं। सो अभी हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इन सब के बारे में हमने क्वेश्चंस कुछ पढ़े हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब हम पढ़ने वाले, और इसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ का पढ़ा है। अगर आपने ये दोनों लेक्चर मिस किए हैं तो प्लीज़ ये दोनों लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिए, और फिर उसके बाद ये तीसरा वाला फिर वापस आइए। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ये 6 क्वेश्चन हमने इसमें 6 पार्ट्स में इसको कवर किया हुआ है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसे कहा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप अपने पिताजी से। आपके घर में पिताजी है और माताजी है। आपके फादर साहब घर का नॉर्मल रूटीन बजट देखते हैं, एक्सपेंस देखते हैं, इनकम देखते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कई चीज़ों के लिए उन्होंने उस पावर को डेलीगेट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जियां लेना, घर नॉर्मल मंथली रूटीन की सब्जियां लेना, बच्चों की टेक केयर करना, ट्यूशन की फ़ीस पे करना, इन सब के लिए मदर को एक वो लमसम अमाउंट दे देते हैं, जिसमें आपकी मदर उस एक्सपेंसेस को मीट आउट करती है। तो इस फाइनेंस के लिए, इस एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए आपके फादर ने आपकी मदर को कुछ पावर डेलीगेट की हुई है। तो यही एक एग्जाम्पल है, जब एक लेजिस्लेशन, एक जो लेजिस्लेशन है, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वो जब अपनी पावर को एंट्रस्ट कर देता है ऐसी बॉडी को जो कि लेजिस्लेचर नहीं है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल को बोल देता है कि भाई तुम लेजिस्लेचर बना लो, तो उस केस में ऐसे लेजिस्लेशन को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो अब आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज entrusted to organs other than legislature by legislature itself। तो लेजिस्लेचर खुद बोल रही है कि हम फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर है वो किसी और ऑर्गन को दे रहे हैं। ऐसे लेजिस्लेशन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो इस केस में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंफर्ड फ्यू लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसमें सारी लॉ की अथॉरिटी नहीं दी जाती, कुछ लॉ मेकिंग अथॉरिटी दे दी जाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को। तो पर ये ध्यान वाली बात है कि शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस, मतलब एक दायरे तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आपकी, जैसे फादर ने आपकी मदर को दिए 100 रुपीज़ और आपकी मदर ने 100 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च दिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए ये शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मदर 100 रुपीज़ की जगह 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ बाहर से लोन लेके एक्सपेंस कर रही है, तो वो ख़राब हो जाएगा काम। इसलिए शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस, यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कंडीशन है। दूसरा, आर्बिट्रेरी पावर्स, मर्जी के मालिक नहीं बन जाते। ध्यान रखना होता है कि पैसा पिताजी से ही आ रहा है तो पिताजी के दायरे में ही चलना है। तीसरा, शुड बी रीजनेबल, एक कायदे में एक रीजनेबल होना चाहिए। और शुड बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ, मालाफाइड नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए हमेशा। 15th, रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या एडवांटेज क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। तो देखिए जी, आज के टाइम पे पार्लियामेंट पे बहुत प्रेशर है। लॉ कैसे बन रहे हैं, इतने सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आसान कर देता है, उनका प्रेशर रिलीज़ कर देता है और अपना कंट्रीब्यूशन कहीं जगह दिखाता है। तो इसलिए ये ग्रो इतनी जल्दी हो रहा है। टेक्निकलिटी, बहुत ही टेक्निकल लॉ होते हैं कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका बनाना इसमें ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, कंट्रीब्यूट करना ज़्यादा सही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट या आईएएस या अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और लॉ बनाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग काम आते हैं। क्योंकि आपको पता है कई लोग तो 12वीं पास भी नहीं होते। तो वहाँ के इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए वहाँ पे टेक्निकलिटी ऑफ लॉ यूज़ हो जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, झटपट चेंज होता है सर, झटपट चेंज होता है लॉ। आज के दिन में ऑड इवन निकाल दिया, परसों ऑड इवन बंद कर दिया, आज के टाइम पे मास्क मैंडेटरी कर दिया, कल मैंडेटरी नहीं किया, आज 2000 का फ़ाइन कर दिया, कल 500 का फ़ाइन कर दिया मास्क ना लगाने पे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको पार्लियामेंट के थ्रू नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट से जो लॉ निकलते हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं और उनमें अमेंडमेंट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है।
इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इतना पसंद किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से फटाफट लॉ बना दो और इतने लंबे प्रोसेस में मत जाओ। इमरजेंसी के केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगेन एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे लॉ की सबसे ज़्यादा नीड होती है कि फटाफट आए, और उस केस में इमरजेंसी के सिचुएशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ही काम आता है, तो इसलिए इसको पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा मिली हुई है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स केसेस को रिजॉल्व करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका इतनी जल्दी ग्रो हो रहा है। पर सेम टाइम पे हम डिसएडवांटेज भी समझते हैं, जो कि 16 पॉइंट में हम चलते हैं। डिसएडवांटेज यही है सर कि अगर ये पॉपुलर है तो कई लोगों का मानना है कि पॉपुलर नहीं भी है, क्योंकि क्योंकि एक्ट इतने टाइम इतना डिस्कशन होता है, इतनी चीज़ें चलती है, इतना न्यूज़ में फोकस में रहता है, तो एक्ट तो हर जगह आता है। आप जैसे फाइनेंस एक्ट देखेंगे, हर साल इतना उसको तवज्जो दी जाती है, पर फाइनेंस एक्ट के अलावा भी आपने कोविड में छोटी छोटी नोटिफिकेशन देखी होगी, शायद वो आपने न्यूज़ में कभी सुनी भी नहीं होगी। तो लैक ऑफ पब्लिसिटी एक बात है। दूसरा, प्रॉब्लम इन वर्डिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि ये टेक्निकल वाले बंदे बनाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम इन वर्डिंग्स हमेशा आता ही है। तीसरा, कॉम्प्लेक्सिटी, वही सेम बात है, प्रॉब्लम वर्डिंग में प्रॉब्लम है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉ भी होगा ही होगा। और फोर्थ पॉइंट है अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, मतलब ये वो लोग बना रहे हैं इसको जो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, उनको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो, तो इसलिए इसको अनडेमोक्रेटिक इन नेचर भी बोला जाता है। तो इसका शॉर्ट न्यूमेरिक हमने बना रखा है CUPP, कप। तो डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कब से आप याद रख सकते हो, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, U फॉर अनडेमोक्रेटिक, P फॉर प्रॉब्लम इन द वर्डिंग्स और P फॉर पब्लिसिटी। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें 17 पॉइंट में हमने कवर किया है, इस छोटा सा टॉपिक है। क्यों इसको अलग से हमने कवर किया है, क्योंकि ये एक क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, एक नंबर दो छोटे शॉर्ट आंसर्स में, तो इसलिए हमने इसको सेपरेटली कवर किया हुआ है। तो क्या हम किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अलग कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, दूसरा हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो या तो नाम, या तो बंदा अपने नाम की वजह से जाना जाता है, या बंदा अपने कर्म की वजह से जाना जाता है। तो जो नाम हो गया वो हो गया टाइटल बेस, जो कर्म हो गए वो हो गए नेचर बेस। टाइटल में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए राम, श्याम, गोपाल, ये सब नाम रख देते हैं, तो वैसे ही अगर आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का नाम जिस हिसाब से है, रूल्स हो गए, बाय लॉज हो गए, ऑर्डिनेंस हो गया, तो टाइटल बेस क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा नेचर बेस, मतलब कि अगर वो नॉर्मली एग्जीक्यूशन पावर के थ्रू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि वो बोले कि इन चीज़ों में ये लॉ बना सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर जीएसटी में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये लॉ बन सकते हैं रूल्स में, और रूल्स की पावर दे दी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो इसको पॉजिटिव बोला जाता है। नेगेटिव में ये कहा जाता है कि सपोज कीजिए उसमें कहा कि भाई आप रूल्स बना सकते हैं, बट इन चीज़ों में आप रूल्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जीएसटी लॉ में ही बोला जाता है कि आप रूल्स बना सकते हैं, पर कस्टम वाले रूल कस्टम एक्ट के थ्रू चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें नेगेटिव नेचर की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। सो एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल को हेनरी 8 क्लॉज भी बोला जाता है, जहाँ पे ये ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस में दे दी जाती है जहाँ पे जो नहीं भी लिखी हुई वो अल्ट्रा वायरस भी कर सकती है, मतलब उसके जितनी पावर्स उसको दी भी नहीं उससे भी एक्सीड पावर कर सकती है। जो बातें उसको बोली नहीं ये करनी है वो भी वो कर सकती है, कंसिडरिंग द स्पेशल सिचुएशन और स्पेशल सर्कमस्टांसिस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन की बात की हमने, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, आपके फादर साहब ने अगर आपकी मम्मी को कुछ पैसे दे दिए हैं घर का बजट मेंटेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपकी मदर्स के साथ एक बार चेक करे कि पैसे जो उन्होंने दिए वो खर्च हो गए कि नहीं हो गए। अगर खर्च हो गए तो उनको और पैसा दे, अगर खर्च नहीं हुए तो उनसे एक बार स्टेटस चेक कर ले, ताकि उनको पता चले कि वो आगे प्लान कर सके कि कब तक उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बैंक से निकलवा ले, या कब तक वो अरेंज पैसे कर ले। तो इसलिए एक चेक रखना या एक कंट्रोल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम वे में डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव में भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना ज़रूरी है।
सो इसमें अगर आप एग्जामिनेशन में आते हैं तो क्या आप कहेंगे द प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव इज नॉट बैड ऑब्वियसली, बट हाउएवर द रिस्क ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर इज़ इंसिडेंटल। तो हो सकता है ये बहुत ही इंसिडेंटल है एंड हैंस सेफ गार्ड्स आर नेसेसरी। सो बचा के रखना ज़रूरी है, मतलब इस कंट्रोल रखना, देखना सेफ रहे, वैसी चीज़ों के लिए हमको सेफ रहना ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव एज प्रिंसिपल एंड डीएल में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज एजेंट। सो ड्यूटी टू मॉनिटर कंट्रोल डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। सो ये मॉनिटर या कंट्रोल करने की ड्यूटी किसकी है? डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव ऑर्गन की को कंट्रोल करने की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेशन की ड्यूटी है टू मॉनिटर कंट्रोल द डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो 3 मेजर है